बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आज की सनसनीखेज स्टोरी। सहाफ़ी शाहिद असलम ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, जो कोर कमांडर गुजरांवाला थे और आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल थे, उनका नाम गया था पैनल में, उनके अकाउंट्स में खुफिया अकाउंट से करोड़ों रुपए जाने और उनका एहतसाब ना होने, उन अकाउंट्स के बारे में जीआईटी में तमाम वाक़या आने के बावजूद उसको इग्नोर कर देने की पूरी कहानी शाहिद असलम ने सामने रखी है। इंकशाफात पर भरपूर ये कहानी है। बताया गया कि ये वही स्कैंडल है जिसमें अयान अली मुलव्वस थी और वो उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे आसिफ अली जरदारी के। एक दफ़ा फिर आसिफ अली जरदारी ईवान सदर जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये स्टोरी इस वक्त की है। बहुत ही संगीन नौइयत के जो हैं वो इल्ज़ामात हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके ऊपर लगाए गए हैं। आपके सामने शाहिद असलम साहब ने क्या कहा है वो मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि स्पीकर पंजाब असम्बली के आज इंतखाबात हो रहे हैं 24 फरवरी को। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा मुख्तलिफ कालम लिखा है, वो आपके सामने उसका कुछ रखेंगे कि अचानक सच कैसे बोलना शुरू हो गए हैं। और फिर असद तूर की एफआईए के अंदर पेशी थी, उसका कुछ अहवाल हमारे सामने आया है, वो रखेंगे। तारिक फजल चौधरी और हम इजाज़ुल हक साहब के ऊपर बात करना चाहेंगे, किस तरीके से उन्होंने सीटें जीती, क्यों जीती, जीतनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, ये सब कुछ आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और फॉर्म 45, ये क्या नई आइन शिकनी चल रही है, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, पहली कहानी, उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप इसको एंडोर्स करें, ये मजबूत हो और हमारी आवाज़ दूर तक जाए। पहली कहानी, शाहिद असलम मारूफ सहाफ़ी हैं। ये वही शाहिद असलम हैं जिनको जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की थी जनरल बाजवा के 12 अरब, मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए के असासों के बारे में, आपको याद होगा। वो उन्होंने एक स्टोरी की थी कि जनरल बाजवा ने चंद सालों के अंदर उन्होंने और उनके ख़ानदान ने 12 अरब रुपए के से ज़ायद के असासे बनाए, जो सिर्फ डिक्लेयर थे, बाद में किए गए, पहले डिक्लेयर्ड नहीं थे। वो कहानी उन्होंने की। शाहिद असलम को भी उसी स्टोरी के बाद उठा लिया गया था, उसी केस की वाबस्तगी में। जेल में भी रहे थे, एफआईए की कस्टडी में रहे थे। ये वही शाहिद असलम हैं। उन्होंने एक वीलॉग किया है जिसके अंदर उन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं, और इंकशाफात उन्होंने किसी और के बारे में नहीं किए बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं। इसके अलावा भी जीएचक्यू के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रहे हैं। सो मच सो कि जब अभी आसिम जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर आर्मी चीफ़ की दौड़ में भी शामिल हो गए थे। हाल ही में जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ़ बने, उस टाइम जो उस वक्त तो वो रिटायर्ड नहीं थे, जनरल मोहम्मद आमिर, वो भी आर्मी चीफ़ की दौड़ में उस वक्त शामिल थे। नहीं आर्मी चीफ़ बन सके, इसकी वजह से बाद में वो रिटायर्ड हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने सीनियर लेवल के ऊपर काम कर रहे थे और कितनी ये संगीन नोयत के ये इल्ज़ामात हैं जो शाहिद असलम ने लगाए हैं। शाहिद असलम ये कहते हैं कि जब मोहम्मद आमिर ब्रिगेडियर के रैंक पर थे और वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, उस वक्त जो स्कैंडल आया था, जाली अकाउंट से पैसे वसूल होते थे, करोड़ों अरबों रुपया आसिफ अली जरदारी और उनकी गैंग ने मुबैना तौर पर उन जाली अकाउंट्स के अंदर रिसीव किया था। अयान अली का मशहूर ज़माना स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट से पैसे लेने वाला वो स्कैंडल आपको याद होगा, जिसमें वो पकड़ी गई थी एयरपोर्ट से, और उसके बाद पकड़ने वाले जो एफआईए के इंस्पेक्टर थे वो बाद में कत्ल हो गए थे, और भी एक शख्स उसी मुकदमे के अंदर जो तफ्तीशी थे वो कत्ल कर दिए गए थे। आप याद कीजिए वो तमाम वाक़या, तो आपको कड़ियाँ मिलाते हुए आपको अंदाज़ा होगा ये कितना बड़ा स्कैंडल था। फिर शाहिद असलम साहब के मुताबिक इस पर जेआईटी बनाई गई। उस जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो शाया की गई, जमा करवाई गई। उस रिपोर्ट के एक पैरा में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके बारे में भी सारी तफसीलात जो हैं वो मौजूद थीं। ये तमाम की तमाम चीज़ें शाहिद असलम बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस कमेटी ने या जो भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन
टीम थी, जेआईटी थी, उसके अंदर एक आईएसआई के ब्रिगेडियर भी शामिल थे। इसलिए ये हो नहीं सकता कि उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मिलिट्री रैंक एंड फाइल तक नहीं पहुंची होगी या हायर कमांड तक नहीं पहुंची होगी। उनके मुताबिक जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि करोड़ों रुपए जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर के अकाउंट्स के अंदर रिसीव हुए, जो जाली अकाउंट से रिसीव हुए थे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन इससे ज़्यादा नहीं हुई शाहिद असलम के मुताबिक। और वो कहते हैं कि इससे आगे इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद और भी पैसे निकलते और नज़र आता कि कितने बड़े और मामला जो हैं ख़राब हैं। शाहिद असलम कहते हैं कि वो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे जब ये सब कुछ हुआ और उनके अकाउंट के अंदर ये पैसा आया, और जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये इन राइटिंग लिखा, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं, कि बताया कि उनके अकाउंट में शायद 3 करोड़ के कितने करोड़ रुपए उन जाली अकाउंट से रिसीव हुए, उनसे उसका शायद कोई हिसाब नहीं लिया गया रिपोर्टेडली। और अकॉर्डिंग टू शाहिद असलम उसके बाद वो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बने, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने, लेफ्टिनेंट जनरल से वो जीएचक्यू में अहम तरीन ओहदे, ऐसे ओहदों पर भी रहे जहां पर पूरी आर्म्ड फोर्सेस की तरक्की, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, तमाम चीज़ें उनके हाथ में थीं। कोर्ट मार्शल्स तक वो करते थे, डिसिप्लिन को वो इम्पोज करते थे, वेलफेयर तक अफवाज की जो थी वो उनके हाथ में थी। और फिर उनके मुताबिक कोर कमांडर गुजरांवाला भी उनको लगाया गया, जो एक बहुत बड़ी कोर है। और उसके बाद यहाँ तक कि वो आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल थे जब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हैं। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर भी उन 5 या 6 नामों में शामिल थे जिनका नाम पैनल पर भेजा गया था, और उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दे के फिर आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया था। तो शाहिद असलम ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे 2 हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। एक तो वो ब्रिगेडियर के रैंक पर थे, उस टाइम वो जरदारी साहब के बहुत करीब थे, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया जो है वो जाली अकाउंट से आया, जेआईटी बनी, जेआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया, एक पैराग्राफ लिखा जो हमने आपको दिखाया भी है। वो पैराग्राफ जो है वो बता रहा है कि मोहम्मद आमिर साहब के अकाउंट में इतने करोड़ रुपए आए, लेकिन इससे अचंभे की बात यह है कि इसके बाद ना ही इन्हें कोई उसकी सज़ा मिली, ना जज़ा मिला, ना ही इनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, और ये ब्रिगेडियर से मेजर जनरल और मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल से आर्मी चीफ बनते बनते रह गए। बहुत ही ये बॉम्बशेल स्टोरी है, मैं ये कहूँगा शाहिद असलम की। एक तो हम उम्मीद करते हैं कि शाहिद असलम महफूज रहेंगे स्टोरी के बाद, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक वाकया बयान किया है, डॉक्यूमेंट्स। अगर वो गलत हैं तो फिर ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर के खिलाफ ये स्टोरी झूठ है तो फिर बिल्कुल ये हतमी तौर पर ये उनकी करैक्टर असैसिनेशन में चीज़ आएगी और उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहे हैं उनके दिखाने पर हमने उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर की है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं और ये स्टोरी दुरुस्त है तो फिर बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसका किसी को कुछ पता नहीं चला। बॉम्बशेल स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। देखते हैं इसको पाकिस्तान का मीडिया और दूसरे लोग किस तरीके से कवर करते हैं और मामला आगे किस तरीके से चलते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक और आइन शिकनी कर रहा है। फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने भी जारी कर किए थे, फॉर्म 47 उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करने थे, और फॉर्म 46, इन तमाम फॉर्म से रूगर्दानी करके इलेक्शन के प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ा दिया है, ट्रिब्यूनल्स में केसेस को भिजवा दिया है, और बजाय इसके कि जो वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई थी उनको पहले करेक्ट किया जाता, मौका दे रहा है इलेक्शन कमीशन के जिन्होंने धांधली की है वो बैलेट पेपर्स छपवा कर डाल दें, ठप्पे लगा लें, गायब कर दें सबूत, और इस चोरी शुदा इलेक्शन को सील कर लें, सील द डील कर लें, और किसी सूरत भी ये चोरी ना पकड़ी जा सके। इस आइन शिकनी के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से अपना हिस्सा जो है वो डाल रहा है। अगली खबर यह है जी कि आज पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली का जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, और देखते हैं कि किस तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कल तो वहाँ पर गज़ा का माहौल था। मियाँ मोहम्मद असलम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं उनको कल असम्बली के अंदर नहीं आने दिया गया।
हर सूरत उनको रोका गया असेंबली के बाहर, और इतनी पुलिस लगाई थी कि वो असेंबली के आसपास भी ना आ सकें, और आते तो उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता, इसलिए उन्हें हिफ्ज़ मातकद्दम वहाँ से अवॉइड करना पड़ा। आज देखते हैं कि स्पीकर के इलेक्शन में वहाँ पर किस तरीके से फिर वही फाशिज़म किया जाता है। उम्मीद तो ये कि वही किया जाएगा, और अगर यही है तो फिर असेंबली का इजलास क्यों बुलाना है, नोटिफाई कर दें कि फ़लाँ को हमने फ़लाँ चीज़ लगाना है। ये जो भी डेवलपमेंट होगी ये आपके सामने इस सिलसिले में भी रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो तारिक फ़ज़ल चौधरी, वो इस्लामाबाद से हैं। मैं उनको नून लीग में बेहतर आदमी समझता हूँ। हाल ही में उनके बेटे का एक एक्सीडेंट में दर्दनाक तरीके से इंतकाल हुआ था। बहुत ही अफसोस है मुझे उस वाक़े का ज़ाती तौर पर, क्योंकि औलाद का गम जो है इससे बड़ा गम और कोई नहीं हो सकता। तारिक फ़ज़ल चौधरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था जुल्म का। जुल्म है इन अ सेंस के गम का, मेरे कहने का मतलब है कि उनका बेटा कार हादसे में वफ़ात पाई थी। अल्लाह उसके एक तो दर्जात बुलंद करे, तारिक फ़ज़ल चौधरी को सब्र दे। ये पुरानी बात है, आई थिंक 1 साल या उससे कुछ ज़्यादा पुरानी ये बात है, जब उनके बेटे के साथ, साल से ज़्यादा पुरानी बात है, जब उनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ था। और उस हादसे के बाद वो काफ़ी बदल गए थे। उनसे जब भी इंटरेक्शन तो कम हुई, लेकिन जब भी उनको देखा तो बदले हुआ इंसान पाया, और होता भी ऐसे, इतने बड़े गम के बाद इंसान बदलता है। समझ नहीं आई कि वो किस तरीके से इस सारे इलेक्शन चोरी के धंधे में उन्होंने अपना नाम क्यों ख़राब किया। मैं उनसे दोबारा तवक्को करूँगा कि खुद अपने आप को डिस्टेंस करें। उन पर तो अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश डाली और आश्कार कर दिया कि दुनियावी चीज़ें क्या हैं और हतमी चीज़ होती क्या है, जितने बड़े गम से वो गुजरे हैं। तो मेरी उनसे ज़ाती तौर पर ये रिक्वेस्ट होगी, नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर, ज़ाती शहबाज गिल की हैसियत में मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप, क्योंकि अब बहुत बड़े गम से गुजर के अवेयर हैं कि हकीकत क्या और अफसाना क्या है, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये जो आपको सीट जाली तरीके से जताई गई है, आप खुद इससे डिस्टेंस करें। आप हाफिज़ नईम रहमान की तरह शो योर कैरेक्टर एंड से दैट आई एम नॉट गोना टेक दिस सीट जो वोटर फ्रॉड से मुझे दी गई है। इसी के साथ साथ इजाज़ुल हक साहब, जिनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके कंधों पर। उनके वालिद मोहतरम एक डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के अंदर जो स्याह तरीन दौर था वो डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब का था, और उनकी वफ़ात के बाद भी वो वन ऑफ़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान में। उनके बेटे होने के नाते ज़ाहिर है ये सारा उनके ऊपर बोझ तो उनके वालिद का नहीं डाल दिया जाता। वालिद ने अपने फ़ैसले खुद किए थे, बेटे ने ये मार्जिन उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि वो ऑलरेडी बहुत भारी बोझ, जनरल ज़ियाउल हक डिक्टेटर साहब का भारी बोझ अपने कंधों पर लेकर पहले ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उन्हें गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी लेगेसी का भारी जो भी उनकी डिक्टेटरशिप की लेगेसी है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट काम, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट काम, तमाम फाशिज़म जो उनके ज़माने में हुआ, वो तमाम लेगेसी उनके भारी कंधों के ऊपर है। उनको अवॉइड करना चाहिए था इलेक्शन लूटना, लूटी हुई सीट के ऊपर MNA बनना। जो उन्होंने किया वो तीसरे नंबर पर आए, दूसरे पर भी नहीं आए। और शौकत बसरा से जो उन्होंने सीट छीनी है, शौकत बसरा को मैं जानता हूँ, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो उनकी जान नहीं छोड़ने वाला, चिमट जाएगा। इजाज़ुल हक साहब अगर कुछ समझते हैं कि पहले ही उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, अभी ये वाला काम करके वो अपने आप को और कंट्रोवर्शियल करेंगे, उन्हें इस इलेक्शन से इज्तनाब करना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब है ये लूटने से इज्तनाब करना चाहिए था, और अभी भी सच बोलना चाहिए और इससे अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब, जो कभी मरहुमा कलसूम नवाज़ बन के, अल्लाह कलसूम नवाज़ साहबा के दर्जात बुलंद करे, वो बन के नवाज शरीफ को ख़त लिखते हैं। कभी मरहुमा शौकत खानम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो बन के इमरान खान को ख़त लिखते थे, ख़वातीन बन रहे थे। अब उनको पता नहीं क्या हो गया, एकदम से सच लिख रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन को डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है कि इमरान खान ना ही टेररिस्ट है, ना ही शर पसंद है, वो इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, और अवाम ने सबसे बड़ा मैंडेट जो है वो इमरान खान को दे दिया है। और इमरान खान अवाम के वोटों से जब जीत के आया तो जो भी इल्ज़ामात आप लगा रहे थे 8 फरवरी के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई। इमरान खान को फौरी तौर पर बनी गाला शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात हों, पॉलिटिकल लीडरशिप भी मुज़ाकरात करे, इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप भी करे, और कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत और अपना काम जो सियासत के अंदर है वो करने का मौका दिया जाए, क्योंकि इस टाइम वो सबसे बड़ी पार्टी है। ये उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है। मैं भी हैरान
हूँ। हैरानी मुझे तब होनी है जो कल परसों उन्होंने फिर नया पैंतरा बदल लेना है, क्योंकि सच एक होता है ना, उसके वर्जन नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि जो उन्होंने चंद दिन पहले मरहूमा शौकत खानम साहबा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बेस में उनका बेस बदल कर जो ख़त उन्होंने इमरान खान साहब को लिखा था, या तो वो सब झूठ था और या आज का सब कुछ झूठ है, और या फिर जो उन्होंने मोहतरमा कलसूम नवाज़, मरहूमा कलसूम नवाज़ साहबा, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे, वो बन के उन्होंने लिखा था नवाज शरीफ साहब को, वो झूठ था। तो मुझे ये वर्जन समझ नहीं आते सुहेल वड़ाइच साहब कि एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, तीसरे दिन कुछ कहते हैं, अब चौथे दिन फिर कुछ कहेंगे, यकीन कीजिए। तो सर आप भी अब चलें, बहुत बुजुर्ग नहीं हैं, हमसे तो कोई 2-4 साल बड़े ही होंगे वड़ाइच साहब, आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि कोई अपना एक सच ढूंढ लें, चलें अपना ही ढूंढें जिसको आप सच समझते हैं, वो एक ढूंढ लें, फिर स्टिक विद दैट, ताकि हमें कम अज़ कम एनालिसिस करने में तो आसानी हो कि आप कह क्या रहे हैं। एक दिन आप कुछ कह देते हैं, अगले दिन आप कुछ कह देते हैं, हमें भी अब समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। अच्छा जी, असद तूर साहब जो हैं वो FIA की पेशी पर कल उनको सारा दिन रात गए तक बिठाए रखा गया। मकसद मैंने आपको बताया था एक ही था कि जो नैरेटिव है, बयानियाँ है, वो बदले। इमरान रियाज साहब को भी इसीलिए उठाया गया है और 2-4 इनको छोड़ दिया असद तूर साहब को, शाम में आप देखेंगे इमरान रियाज साहब को भी छोड़ दिया जाएगा 2-3 दिन में। मकसद ये था कि इन दोनों को पकड़ के इनके ऊपर जुल्म किया जाए, जुल्मीन पकड़ के जेलों में रखा जाए, इनकी फैमिलीज़ फिर सफ़र करें, ये लोग करें। और अपना मकसद ये सिर्फ ये था कि इनके पकड़े जाने से बयानियाँ, भले उनको जो तकलीफ़ होनी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा बयानियाँ बस जो हम चाहते हैं वो मार्केट में चले, धांधली से लोगों की तवज्जो हटे, इस खबर के ऊपर तवज्जो जाए और हम मरियम सफदर साहबा को इस सारे धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट करवा के तो पार्लियामेंट में उनका इलेक्शन जो है वो पूरा कर लें। ये तमाम चीज़ें हुई। अच्छा जी, आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीलॉग है। वो वीलॉग है अब मरियम बाजी की, क्योंकि गवर्नमेंट आ रही है, मरियम राज आ रहा है पंजाब में, तो अब हमने पंजाबी में लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी मरियम साहबा का राज, इसको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करेंगे आज के व्लॉग में कि किस तरीके से अब लोगों को ज़रा सावधान करना है, एहतियात से रहना है, उनके साथ क्या हो सकता है आने वाले दिनों में मरियम राज के अंदर। ये तमाम चीज़ हम लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोग मोहतात भी रहें और समझें भी कि उन्होंने अब किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो आज का पंजाबी व्लॉग देखिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।